Lorlim Prosthetics 2, chapter number 8. Topic is Biomechanics of the Biloni Prosthesis. इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना ये है कि सॉकेट, शैंक और फुट एंकल असेंबली, जो भी प्रोस्थेसिस की कंपोनेंट्स हैं उसमें बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई हुए हैं, इसलिए उसकी बायोमैकेनिक्स क्या है, किस तरह ये परफॉर्म करेंगे अपनी वर्किंग और किस तरह ये जो है स्टम्प के साथ अटैच होंगे बायोमैकेनिकली। इसमें बायोमैकेनिक्स के प्रिंसिपल जो हैं वो लगाए गए हैं जिसकी वजह से पेशेंट इज़ फीलिंग कंफर्टेबल। So magnitude of pressure, there is one of the major determinant of the comfort in a prosthesis, because pressure is equal to force over area. Force will be the applied force or area over which force is applied. So by increasing the area over which force is applied, by increasing the area we are increasing the contact area between the stump and the socket, और जितनी ज़्यादा जगह से contact मिलेगा उतना ज़्यादा जो है वो pressure distribute हो जाएगा। तो by appropriate designing of the contour and the shape of the socket, because tissues of the stump are not uniform in firmness and there are some pressure tolerant areas and pressure sensitive areas. In figure 1, it is a type of socket that was fitted before the PTB socket came into the general use and its periphery conforms more closely to that of the BK stump. और फिगर 2 में देखें ये PTB socket है और the PTB socket is generally the most effective of the two from the standpoint of comfort and function। लेकिन जब PTB socket बनना शुरू हुआ तो वो comfort के लिहाज से और function के लिहाज से ज़्यादा effective prove हुआ। Here question raised that why the PTB socket is the most effective one. One must understand the principles related to the socket contours and shape to the pressure distribution। तो इसका जवाब ये है कि इसकी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दिया जाए कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की गई है टिश्यूज़ पर। These two examples illustrate the application of basic principles in the prosthetic fitting। फिगर 3 में देखें एक स्टील बार है और एक क्यूब है, ठीक है। Now the pressure on the top of the cube is equal to the weight of the bar divided by the area of the cube upper surface। ऐसा ही है, दोनों इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस लगा रही हैं उसको स्टेबल करने के लिए। और फिगर 4 में देखें द सेम बार सपोर्टेड बाय द टोटल 3 क्यूब्स। अब ऐसा है कि 3 क्यूब्स हैं, जो फर्स्ट जो दरमियान वाली क्यूब है वो बिल्कुल फिगर 3 की तरह सेम है, लेकिन जो अदर 2 हैं एडिशनल आर एट इक्वल डिस्टेंस। नाउ द वेट सपोर्टेड बाय द मिडल ओरिजिनल 1। अब क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा वेट, क्योंकि अब तीनों वेट उठा रहे हैं। तो मिडिल ओरिजिनल विल बी 1/3 ऑफ द टोटल वेट सिंस द सपोर्टिंग आर इन 3 times एज ग्रेट, क्योंकि 3 times ग्रेटर सपोर्ट मिल रही है, बट द स्टील वन इज फेसिंग मोर वेट दैट द अदर 2। अकोमोडेटिंग फॉर डिफरेंसेस इन द रिलेटिव फर्मनेस, हमारा ऑब्जेक्टिव है to distribute the pressure evenly on the tissues in spite of different degrees of firmness of the tissues, then modify the socket contour with respect to the stump become necessary। ठीक है, अभी हमने जितना ही पढ़ा इसमें हमने टिश्यूज़ की बात नहीं की है। जो भी स्टील की एग्जांपल दी है, पीछे बार की एग्जांपल दी है, उसमें ये नहीं बताया कि प्रेशर सेंसिटिव एरियाज़ कहाँ से, टॉलरेंट कहाँ से, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड अब हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, सॉकेट में कंटूर्स बनाने हैं। फिगर 5 में देखें दरमियान में स्टील की क्यूब है, अब मटेरियल यूज़ किया स्टील क्यूब है और साइड पर जो 2 है वो रबड़ की क्यूब है, ठीक है। कटिंग स्लॉट और रिलीफ इन द स्टील बार टू अटेन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। अब उन्होंने कहा कि स्टील जो रबड़ है वो तो कंप्रेस हो जाएंगे तो सारा वजन फिर दोबारा स्टील पर आएगा, इसलिए एक रिलीफ बना दिया बार के अंदर ही ताकि वो अंदर चला जाए स्टील वाला। लेकिन अगर रबड़ क्यूब are too soft then the relief alone might not be enough to apply desired pressure। लेकिन अगर रबड़ फिर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो फिर वो और ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे और स्टील पर ही वजन आएगा। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन कुड बी इम्प्रूव बाय कटिंग अ डीपर रिलीफ इन द स्टील बार बट इट कैन बी मेक द बार वीकनेस। अब हम वो कहते हैं कि आप फिर रिलीफ जो है वो कट है वो और ज़्यादा गहरा बना दे ताकि स्टील क्यूब और ज़्यादा अंदर आ जाए और रबड़ वालों पर ज़्यादा वेट पड़े, लेकिन वो कह रहे हैं इस तरह तो बार की जो अपनी स्ट्रेंथ है स्लॉट बनाने से, कट बनाने से बार वीक हो जाएगी। फिर ऑल्टरनेट सोल्यूशन ये सोचा कि जिस तरह हमने ये रिलीफ बनाया इस तरह हम साइड पे बिल्डअप्स बना देते हैं ताकि वो कंप्रेस हो जाए
साइड वाले क्यूब्स। तो ऑल्टरनेट सोल्यूशन, 2 बिल्डअप्स कुड बी एडेड इंस्टेड ऑफ डीपर रिलीफ। तो प्रॉपर डेप्थ एंड प्रॉपर थिकनेस ऑफ बिल्डअप्स कैन अचीव डिज़ायरेबल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर ये सोचा कि रिलीफ के साथ साथ हम साइड वालों पर बिल्डअप्स बना दें। अब ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाई हुई है, इसमें दिखाया कि अगर जो स्टम्प है उसके सारे टिश्यूज़ यूनिफॉर्म है, अभी हम प्रेशर सेंसिटिव टॉलरेंट की बात नहीं करते, और इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो वो इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द स्टम्प है, सर्कुलर इन cross section encased in a socket that accurately matches the periphery of the stump. If the stump is of uniform firmness, the stump socket pressure would also be uniform. अब यहाँ पे जो केस है फिगर 8 में, स्टम्प इज़ नॉट ऑफ यूनिफॉर्म फर्मनेस, द एरियाज इंडिकेटेड बाय एफ आर फर्म एंड वुड टेक रिलेटिव मोर ऑफ द लोड। फर्म का मतलब होता है कि ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और जो इंडिकेट है इस फिगर में एस से वो सॉफ्ट एरियाज़ हैं, और जो एफ़ वाले हैं वो थोड़े फर्म हैं, सॉफ्ट से थोड़े सॉफ्ट, और ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा थिक है। अब इस फिगर में देखें, फिगर 9 में मोर इवन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगी क्योंकि मॉडिफिकेशन अच्छी हुई है, कंटूर्स बनाए हैं। इसमें रिलीफ दिया है फर्म एरियाज़ पर और बल्स किया है इनवर्ड ओवर द सॉफ्ट एरियाज़। Accommodating for different tolerant to pressure areas, the main objective should be load the tissues selectively, like more weight पड़ना चाहिए pressure tolerant पर और less load पड़ना चाहिए pressure sensitive areas पर। अब फिगर 10 में देखें, there are 3 cubes, अब तीनों की डायमेंशन भी सेम है और फर्मनेस भी सेम है। ठीक है, फर्मनेस भी सेम है और डायमेंशन भी सेम है। इसमें से जो मिडिल क्यूब है वो प्रेशर सेंसिटिव एरिया है, और जो अदर 2 क्यूब्स हैं साइड पर वो प्रेशर टॉलरेंट एरियाज़ हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू पुट मोर वेट ऑन द टॉलरेंट क्यूब्स, ठीक है, एंड लेस वेट ऑन द एस क्यूब। जो एस है वो सेंसिटिव वाला है और जो साइड में वो टॉलरेंट है। तो हमारा मकसद क्या है? टॉलरेंट वालों पर टॉलरेंस करवाया जाए और सेंसिटिव को जो है वो ज़्यादा वेट ना उठाना पड़े। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए रिलीफ बनाया है, हैवी बार प्लेस ऑन द क्यूब्स, सेम अमाउंट ऑफ लोड वुड बी बोर्न बाय ईच क्यूब। इफ रिलीफ इज मेड कट इन द स्टील बार, डिजायरेबल वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड। वही वाली कि जिस तरह अब देखें ये जो स्लॉट बनाई है, कट बनाया, प्रेशर सेंसिटिव एरिया उसके अंदर चला गया, और जो है वो कंप्रेस हो रही हैं, जो साइड में है जो टॉलरेंट वाली हैं वो वेट बेयर कर रही हैं और वो कंप्रेस हो रही हैं। उसी केस में देखिए, अगर ये जो रिलीफ बनाया है सेंसिटिव वाले पे, अगर वो इनफ नहीं है क्योंकि वो कंप्रेस हो जा रहे हैं साइड वाले और स्टील पे फिर भी वज़न आ रहा है, तो हम बिल्डअप्स बनाएंगे टॉलरेंट पे ताकि वो मज़ीद प्रेस हों। तो इन केस रिलीफ इज़ नॉट इनफ, तो सोल्यूशन विल बी एट बिल्डअप्स ऑफ प्रॉपर डायमेंशन। बेनिफिट्स ऑफ बिल्डअप क्या होंगे? प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तीनों क्यूब्स पर, और इवन मेक द मिडल वन कम्प्लीटली अनलोडेड, और इतना होगा कि दरमियान वाले पे जो सेंसिटिव है बिल्कुल ही अनलोड हो जाएगा। अब इसी को स्कीमेटिक डायग्राम में बनाया है। स्टम्प यूनिफॉर्म फर्मनेस का है, सॉकेट हैज़ अ रिलीफ ऑन द प्रेशर सेंसिटिव एरिया, असिस्ट इन रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन द सेंसिटिव एरिया, और इनवर्ट कंटूर बनाया है प्रेशर टॉलरेंट एरियाज पर ताकि वो लोड ज़्यादा बियर कर सकें। Sockets for the Belloni MPT should be designed in such a same biomechanical principle। अब जो स्कीमेटिक डायग्राम और ये स्टील बार की एग्जांपल देने का मकसद ये था कि आपको समझा सकें कि बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स इसी तरह हम सॉकेट पे भी अप्लाई करते हैं। बेलोनी सॉकेट पे हम रिलीफ और कंटूर्स बनाते हैं फॉर प्रेशर सेंसिटिव एंड टॉलरेंट एरियाज, अकोमोडेट डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ स्टम्प एंड डिफरेंट टॉलरेंट टू प्रेशर एरियाज। What are the factors that affect the stump socket relationship? अब कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्टम्प सॉकेट के रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकते हैं? हमें पहले से ही जहन में रखना चाहिए कि ये चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए हम बनाते हुए ही मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही अच्छी तरह कंटूरिंग करें। तो देयर कैन बी द चेंजेस इन द इंक्लिनेशन ऑफ द स्पॉटिंग सर्फेसिस ऑफ द सॉकेट। एक तो लेंथ ऑफ द स्टम्प अगर कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है, और जियोमेट्रिक अलाइनमेंट ऑफ द शैंक एंड द फुट एंकल असेंबली। ये तीनों चीज़ें हैं जो कि स्टम्प सॉकेट रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती हैं। फिगर 14 में देखें, एग्जाम्पल है, 2 आदमी हैं और वज़न उठा रहे हैं। जो बॉक्स है उसका वज़न है 200 पाउंड।
अब दोनों आदमी जो वज़न उठा रहे हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इन पर लोड 100 पाउंड इक्वल वो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इफ़ द वेट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूट देन ईच मैन विल एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 100 पाउंड, और सीधे खड़े हैं, वर्टिकल फोर्स लग रही है। अब फिगर 15 में देखें, द वेट ऑफ द बॉक्स इज 200 पाउंड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस दे एक्सर्ट विल बी इफेक्टिव इन सपोर्टिंग द बॉक्स। सपोज सपोर्टिंग सरफेस इज इंक्लाइंड 30 डिग्री, अब वर्टिकल नहीं खड़े हुए हैं, अब थोड़ा सा जो है वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस ए बी एंड ए डैश बी डैश विच आर परपेंडिकुलर टू सपोर्टिंग सरफेसेस विल बी इंक्लाइंड 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ऐसा ही है। और इस डायग्राम में देखें, और सिंस द वैल्यू ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वी बी एंड वी डैश बी डैश मस्ट बी इक्वल टू ईच 100 पाउंड, ऐसे होना चाहिए। अगर 200 पाउंड का बॉक्स है तो 100 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वेट की, बट इसके इंक्लाइन होने की वजह से देखते हैं क्या इफेक्ट हुआ है। सिंस एंगल्स बिटवीन द बी ए वी एंड बी डैश ए डैश बी डैश आर इक्वल टू 60 डिग्री, इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। अब देखते हैं कि इन्हें कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है। ये इसका फॉर्मूला है sin 60, और इनको आपस में डिवाइड कर देंगे वी बी और ए बी, और हमने ए बी निकाला है तो वी बी ओवर sin 60, इसकी वैल्यू आ जाएगी 115.5, और ये जो ए बी है वो ही ए डैश बी डैश की इक्वल है। तो इट कैन बी सीन दैट अ टू मैन टुगेदर मस्ट एक्सर्ट टोटल ऑफ 230 पाउंड्स टू सपोर्ट 200 पाउंड्स बॉक्स। उन्हें ज़्यादा जो है वो फोर्स लगानी पड़ी है, ज़्यादा पाउंड्स उन्हें उठाना पड़ा है उनके इंक्लाइन होने की वजह से। अब फिगर 16 में देखें, स्पोर्टिंग सरफेस इज इंक्लाइन। अब कितना इंक्लाइन हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो गया है, डायग्राम से पता लग रहा है 70 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो इंक्लाइन हो गया है, और द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज बाय द मैन इज इंक्लाइन 20 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द मैन मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉक्स। होना तो ऐसा चाहिए कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस लग रही हैं वो कितनी होनी चाहिए, 200 पाउंड ईच, 200 पाउंड होनी चाहिए टोटल, जो यानी कि 100 डिवाइड होना चाहिए। अगर 200 पाउंड का बॉक्स है तो ईच मैन मस्ट एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल टू 100 पाउंड्स ईच। इसके लिए क्या होगा, वी बी ओवर ए बी इज इक्वल टू साइन 20, और ये इक्वल आ जाएगी 292.4। तो इससे पता लगा कि टोटल फोर्स द टू मैन आर एक्सर्टिंग इज ओवर 584 पाउंड्स। कितना ज़्यादा है, इसके इंक्लाइन होने की वजह से जिस तरह से इंक्लिनेशन बढ़ रही है उसको ज़्यादा जो है वो वेट उठाना पड़ रहा है, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। इस एग्जाम्पल की कंक्लूजन क्या निकली, द मोर क्लोजली द सपोर्टिंग सर्फेस अप्रोचेज द वर्टिकल द ग्रेटर विल बी द काउंटर फोर्सेज दैट मस्ट बी अप्लाइड टू सपोर्ट अ गिवन वेट। अगर हम अप्लाई करते हैं बिलोनी सॉकेट पे तो हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर मोर लोड इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि बिलोनी स्टम्प में हॉरिजॉन्टल सरफेस अवेलेबल नहीं होती है जिस पे ज़्यादा लोड डाल सकते, तो इंक्लाइन सरफेस होती है स्टीपली इंक्लाइन, तो वहाँ पे ही मेजर सपोर्टिंग सरफेस है जहाँ पर ज़्यादा वेट डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी नीड अ थाई कोर्सेट फॉर द बिलोनी सॉकेट, ताकि थाई कोर्सेट भी प्रेशर को बियर करने में मदद दे, वेट को बियर करने में मदद दे। In case for the mid-leg amputation, horizontal surface is available, but the end of the stump cannot tolerate the heavy loading. Should we use this thigh corset in a case of below-knee socket? अभी जो हमने बात किया कि थाई कोर्सेट यूज़ करना चाहिए, ताकि क्योंकि वहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस इतनी अवेलेबल नहीं है, तो इंक्लाइंड सरफेस पे ज़्यादा जो है वो वेट पड़ेगा, तो इंक्लाइंड सरफेस की वजह से हमें थाई कोर्सेट की ज़रूरत पड़ती है बिलोनी स्टम्प के लिए। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इट कैन ट्रांसमिट द वेट थ्रू इट साइड बार्स एंड नी जॉइंट टू द शैंक। ओवरऑल जो है वो ये टोटल वेट को रिड्यूस करेगा क्योंकि खुद भी बियर करेगा, और प्रेशर जो है वो स्टम्प पर कम आने देगा। डिसएडवांटेज इसके ये होंगे कि इसका ज़ाहिर है अपना वजन भी होगा थाई कोर्सेट का, तो ये इट कैन मेक द प्रोसेस बल्की एंड कैन प्रोड्यूस एट्रोफी ऑफ द थाई। अच्छा, बिलोनी सॉकेट को कैसे सेट करना है, इनिशियल फिटिंग कैसे करनी है, इनिशियल फ्लेक्शन में रखना है, फिर कंटूर मॉडिफाई करने हैं, इनवर्ट बल्ज जो है वो बनाने हैं टू फिट द अंडर द एरिया ऑफ द पेडेलर टेंडन। मेक वेट बियरिंग एरियाज़, कहाँ पे वेट बियर करना है वो एरियाज़ मार्क करेंगे। पेडेलर टेंडन कैरी एरिया कैन कैरी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द टोटल लोड।
बहुत सबसे ज़्यादा वेट जो है वो पटेलर टेंडन ही बियर करेगा, और थाई कोर्सेट भी जो है वो लोड को सपोर्ट करेगा। और साथ जो है हम सुपरा कंडाइलर स्ट्रैप भी लगाएंगे ताकि स्ट्रैपिंग के थ्रू जो है वो इजी हो जाए सारे प्रोसेसेस को फिट करना। अब बिलो नी सॉकेट की पोस्टीरियर वॉल कैसी होनी चाहिए, डायग्राम में भी देखते जाएं। हमें सबसे पहले पोस्टीरियर साइड से फोर्स लगानी है जो उसको एंटीरियर साइड पर लेके जाए। एंटीरियरली डायरेक्टेड काउंटर फोर्स लगानी है, पोस्टीरियर वॉल से लगाएंगे, एंटीरियर डायरेक्टेड आगे की तरफ जाए। एज स्पोर्टिंग एरिया ऑफ द पटेलर टेंडन इज लेस स्टीपली इंक्लाइंड देन द अदर स्पोर्टिंग एरिया एंड हैज़ डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड स्लोप एंड स्टम्प टेंड्स टू स्लाइड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि चांसेस हैं, क्योंकि ये स्टीपली इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल नहीं है बिल्कुल, तो और डाउनवर्ड और बैकवर्ड स्लोप बना हुआ है जिसकी वजह से डाउनवर्ड और बैकवर्ड स्लिप कर सकता है सॉकेट। तो इसकी हम एंटीरियर डायरेक्टेड फोर्स लगाएंगे और पोस्टीरियर वॉल को थोड़ा हाई रखेंगे टू प्रोवाइड एरिया टू डिस्ट्रीब्यूट काउंटर फोर्स नॉट, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे कि जब वो बेंड करे नी को तो वो उसको चुभे उसकी पोस्टीरियर वॉल, ऐसा नहीं होगा। ये देख के बनानी है, उसको थोड़ा सा कर्व में बनाना है ताकि ये जब वो बैठे तो उसके जो है वो थाई के साथ, पोस्टीरियर थाई के साथ टच ना हो, उसको चुभे ना। और पोस्टीरियर वॉल जो है फ्लैटन एंड हैव इनवर्ट बल्ज so that the tissues are under the initial sufficient compression to provide counter force to arrest the motion। जब रोकनी हो तो जब भी मोशन काउंटर फोर्स लगाकर मोशन को रोकना हो तो सफिशेंट कंप्रेस हो सके टिश्यू को, कि जब टिश्यूज़ कंप्रेस होंगे तो वो फ़ौरन महसूस कर लेंगे कि नाउ वी हैव टू स्टॉप दिस मोशन, क्योंकि अब प्रोसेसेस जो है वो बैंड होने लगी, प्रोसेसेस जो है स्टम्प जो है वो बैंड होने लगा है, तो एक्सेसिव प्रेशर, एक्सेसिव टचिंग हो सकती है, तो वो प्रेशर जो है वो मोहतात हो जाएंगे पहले ही टिश्यूज़। देखना है कि मीडियल फ्लेयर ऑफ द टिबिया कहाँ पे आ रहा है। इनवर्ट कंटूर बनाना है मीडियल फ्लेयर ऑफ द टिबिया पे, इससे अफेक्टिव वेट बियरिंग एरिया बनेगा, ठीक है, इनवर्ट कंटूर बनाने से मीडियल साइड पर। और लेटरल वॉल कैसी होनी चाहिए टू मेंटेन द स्टम्प ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, क्योंकि हमने देखा है कि इंक्लाइंड सरफेस ज़्यादा है जिस पे हमने वेट बियर करवाना है, जिसकी वजह से थाई कोर्सेट की ज़रूरत पड़ रही है। तो काउंटर फोर्स मस्ट बी सप्लाइड बाय द लेटरल वॉल टू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्टम्प। मेजर पार्ट ऑफ द काउंटर फोर्स विल बी अप्लाइड टू द डिस्टल हाफ और डिस्टल थर्ड ऑफ द स्टम्प, यानी कि एंड साइड पर, लेटरल एंड पर ज़्यादा जो है वो काउंटर फोर्स अप्लाई की जाएगी।